नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के बीच आज होगी द्विपक्षीय बैठक। नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि अनुसंधान में सहयोग समेत 4 समझौता ज्ञापनों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रिक्स संबंधित वक्तव्य में कहा कि क्लाइमेट जस्टिस का नहीं है कोई विकल्प, बल्कि ये है एक नैतिक कर्तव्य। भारत पेरिस समझौता के लक्ष्य को समय से पहले करेगा हासिल। पर्यावरण और प्रकृति भारत के संस्कारों में है शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई ICAR की 96वीं वार्षिक आम बैठक। कहा कि कृषि का रोड मैप अब बनाएंगे किसानों और राज्यों की जरूरत के अनुसार। अब लैब से नहीं, किसान के खेत से तय होगी रिसर्च की दिशा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था का रखा है लक्ष्य। जैव प्रौद्योगिकी तंत्र एक दशक पहले लगभग 50 स्टार्टअप से बढ़कर आज हो गया है लगभग 11,000 स्टार्टअप। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्रासीलिया पहुंचे। पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील की ये पहली राजकीय यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंध में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आज पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। द्विपक्षीय बैठक के बारे में ब्राजील में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा कि इस दौरान 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करना, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि अनुसंधान में सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स मंच को जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हम सभी अहम मुद्दों पर करीबी सहयोग जारी रखेंगे। हम ब्रिक्स को नए रूप से परिभाषित करने पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट जस्टिस का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक कर्तव्य है। भारत ने मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, सोलर अलायंस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्लोबल बायोफ्यूल और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किए हैं। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और बावजूद इसके पेरिस समझौता के लक्ष्य को समय से पहले हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इसे आंकड़ों में मापते हैं, लेकिन पर्यावरण और प्रकृति को भारत संस्कारों में जीता है। तो वहीं उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य पर कहा कि पृथ्वी और मानव दोनों के स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भारत ने आयुष्मान भारत जैसे अभियान स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाने के लिए शुरू किए हैं। भारत स्वास्थ्य को और मजबूत करने के लिए तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। और ब्राजील में दुग्ध उत्पादन की पूरी तस्वीर बदलने में गुजरात से भेंट में मिले सांड ने अहम भूमिका निभाई। 1960 में गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राजील को भेंट किया था। ये गिफ्ट ब्राजील के लिए काफी शुभ साबित हुआ। कृष्णा ने ब्राजील में दूध उत्पादन की श्वेत क्रांति शुरू की। और आइए देखते हैं ब्राजील से हमारी संवाददाता मेघना सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। भारत और ब्राजील को एक अद्भुत कहानी जोड़ती है। बात है साल 1960 की, जब गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राजील को भेंट किया और इसी से ब्राजील में शुरू हुई दूध उत्पादन की एक श्वेत क्रांति। फिर 1962 में गुजरात से बड़ी संख्या में आई गिर और कांकरेज गायों ने भी इस श्वेत क्रांति को गति दी।
ब्राज़ील में जितनी भी गाय हैं उनका ओरिजिन जो है भारत से है। गिर गाय और कांकरेज गाय जो है यहाँ से करीब 70-80 साल पहले लाई गई थी और उसके बाद में ब्राज़ील ने उस पर काफ़ी मेहनत करके उसको क्रॉस ब्रीडिंग करके उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करके उन्होंने दूध के लिए काफ़ी इसमें विज्ञान के साथ में कार्य किया है। गीर गायों जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले दूध और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, अब ब्राजील में दुग्ध उत्पादन की रीढ़ बन चुकी हैं। जहां भारत में एक गीर गाय औसतन 15 से 20 लीटर दूध देती है, वहीं ब्राजील में इनसे 40 से 60 लीटर तक दूध लिया जा रहा है। हमारे भावनगर के नेक नामदार महाराजा साहब श्री कृष्ण कुमार सिंह जी ने, जैसे आपने कहा कि 1960 में 1960 में सेल्सो गार्सिया सेड नाम के ब्राज़ीलियन व्यक्ति को, महानुभव को एक गिर बुल भेंट में दिया था एज अ गिफ्ट। और तब से आज तक हम काफ़ी सीख सकते हैं हमारे ब्राज़ीलियन के भाइयों और बहनों से कि उन्होंने इस गिफ्ट की कदर कितनी की है। उन्होंने एक डेयरी प्रोडक्शन कितनी सीरियसली से शुरुआत की है। 80% जो ज़ेबू कैटल है वो यही कृष्ण द बुल जो महाराजा साहब ने सेल्सो गार्सिया सेट को एक गिफ्ट में दिया था, उन्हीं की संतान है। Brazil is the fourth largest country in terms of milk production, giving 35 billions of liters of milk per year. So we thank India for this magnificent gift for us, for Brazil, for my family. धरोहर ब्राजील की समृद्धि का आधार बन गई। ये कहानी है कृष्णा की, जो एक उपहार बनकर आया और ब्राजील की श्वेत क्रांति का प्रतीक बन गया। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, ब्राजील। आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की 96वीं वार्षिक आम बैठक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। इसमें 15 राज्यों के मंत्रियों सहित केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री श्री SP बघेल व राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल हुए और अपने सुझाव दिए। वार्षिक आम बैठक से संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों और राज्यों की जरूरत के अनुसार रिसर्च कर कृषि का रोड मैप बनाएंगे। हर एक राज्य का हम रिसर्च का भी पूरा आपके साथ मिलकर वो बना रहे कार्यशाला करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन हमको मिला, हर राज्य की कार्यशाला। आपके राज्य को चाहिए क्या रिसर्च पे, उसके हिसाब से रिसर्च की दिशा तय होगी। अलग अलग राज्य की जरूरत के मुताबिक कौन कौन से रिसर्च जरूरी है, उसके आधार पर ही हम राज्यों के कृषि का रोड मैप बनाएंगे। उसके आधार पर ही रोड मैप बनेगा। मैं खुद राज्य के साथ दिन भर बैठना चाहता हूं, आपके साथ, आपकी टीम के साथ। ICAR की टीम बैठे और हम बैठ कर तय करेंगे नहीं ये जरूरी है, ये हो, ताकि हमारे किसानों के काम आए, हमारी खेती के काम आए। विकसित कृषि संकल्प अभियान से जो निष्कर्ष आए हैं वही हमारे मार्गदर्शन हैं। अब रिसर्च की दिशा लैब से नहीं, किसान के खेत से तय होगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान में हमारे सामने जो निष्कर्ष आए हैं वो ही हमारे मार्गदर्शन का काम करेंगे। किसानों ने जो चीजें कही है, किसानों ने जो सुझाव दिए, 500 हमने जब इकट्ठे किए सुझाव जो किसानों ने दिए, किसान कह रहे सेल्फ लाइफ बढ़ाओ, टमाटर की, लीची की, बाकी चीजों की हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमको इस पर रिसर्च करना पड़ेगा कैसे सेल्फ लाइफ बढ़े। पैदा किया टमाटर, पता चला मंडी में लेके आए और मंडी वाले ने हाथ में उठाया और कहा इतने में देना तो दे जा, नहीं तो ले जा। अब लेके कहां जाएगा? लेके जाएगा तो टमाटर कचूमर बन जाएगा।
मजबूरी है, बेचना है, औने पौने दाम पे बिक जाता है और केवल टेबल वैरायटी काय को पैदा हो। प्यूरी क्यों ना बने, सॉस क्यों ना बने। किसान कह रहे हैं कि इसको ऐसा करो कि ड्राई कर ले, सुखा ले, तो बाद में फिर ये बाद में भी कई महीनों टमाटर के काम आए, उबाल दे। तो मैं उदाहरण नहीं दूंगा, ऐसे 500 चीजें कही है किसानों ने, 500। और हमारा मार्गदर्शक अगर कोई है तो वो केवल किसान है जो खेतों में काम करता है, लैंड पे है। उन्होंने आगे कहा कि हमें साइंटिफिकली चीजें तय करनी पड़ेंगी। साइंटिस्ट सोचें कि क्या ऐसा कोई उपकरण बनाना पाना संभव है जिससे पता लगाया जा सके कि बीज और पेस्टिसाइड असली हैं या नकली। किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। चीजें अभी कई हैं करने की। एक किसान कहते हैं, देखिए कई तरह की चीजें आई। वो कहते हैं कि साहब अगर हम पेस्टिसाइड खरीद के लाते हैं, फर्टिलाइजर खरीद के लाते हैं, तो ऐसा कोई उपकरण बना दो कि हम देख लें कि असली है कि नकली। अब ये किसान की बात है। अब साइंस की भाषा में आप क्या कहो आप जानो, लेकिन क्या कोई ऐसा उपकरण बन सकता है जिससे हम टेस्ट कर सकें कि जो दे रहा है पेस्टिसाइड वो असली है कि नकली है। जितना तत्व बता रहे हैं उतना है कि नहीं है उसमें। एक बायोस्टिमुलेंट चल रहा है, अब किसान जानते ही नहीं, रामलाल डाल रहा है तो वो भी डाल देता है। अब मेरे पास आए कि ये टाइम बढ़ा दो इसका, मैंने कहा भैया ये बताओ तो इसको डालने से होता क्या है, इससे कोई फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता। नहीं तो किसान डाले जाए, बेचारा डाले जाए। मैंने कहा जब तक ICAR सिद्ध नहीं करेगा कि इससे कोई फायदा है, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। किसान के साथ न्याय होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसको लगता है फलाना डाल रहा है मैं भी छिड़क दूं। तो साइंटिफिकली चीजें तय करनी पड़ेगी हमको। उन्होंने आगे कहा कि हमारे किसान इतने परिश्रमी हैं कि हमारी माटी इतनी उपज है कि ठीक ढंग से दिशा मिल जाए तो हम भारत को दुनिया का फूड बास्केट बना देंगे। रबी की फसल के लिए भी सब राज्य अगर सहमत हो तो फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलेगा और एक बार फिर वैज्ञानिक किसानों के बीच में जाएंगे, राज्य सरकार की टीम के साथ, केंद्र सरकार की टीम के साथ। सारे मंत्रीगण वरिष्ठ बैठे, जाना चाहिए कि नहीं आप बताइए, क्योंकि ये जरूरी है हम बार बार जाएं, व्यवहारिक चीजें समझें और उनका सही ढंग से मार्गदर्शन करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे किसान इतने परिश्रमी हैं और हमारी माटी इतनी उपजाऊ है कि ढंग से और दिशा मिल जाए तो दुनिया का फूड बास्केट भारत को हम बना देंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। और उत्तराखंड में कृषि व ग्रामीण विकास के लिए दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक हुई। इस दौरान राज्य की मांग के अनुसार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर संभव सहायता देने की बात कही और सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कृषि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम उत्तराखंड की सरकार कर रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सुपर फूड्स, शहद, मशरूम व एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की स्थापना के लिए स्वीकृति के साथ ही मिलेट्स की फसलों के लिए मदद के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए सभी संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत कोई भी फैसला किसानों के हित के अनुसार भी करेगा। भारत अपने फैसले खुद लेता है। कृषि के क्षेत्र में उत्तराखंड ने कुछ जरूर अपेक्षाएं व्यक्त की है। अलग अलग जितनी भी चीज़ें उन्होंने कही है, पूरी सूची है मेरे पास। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से भी और कृषि मंत्रालय की ओर से भी उनको पूरी सहायता की जाएगी। बहुत उपयोगी बैठक रही है उत्तराखंड के साथ और उत्तराखंड की सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है। और अंत में केवल एक बात, किसी भी देश के साथ कोई भी समझौता भारत किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही करेगा। भारत अपने फैसले खुद लेता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। इसलिए किसान के हितों से कोई समझौता किसी भी हालत में नहीं होगा।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्व जैव उत्पाद दिवस डिबायो 3 में अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने 2030 तक $300 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था को साकार करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि भारत का जैव प्रौद्योगिकी तंत्र एक दशक पहले के लगभग 50 स्टार्टअप से बढ़कर आज लगभग 11,000 हो गया है। उन्होंने हाल ही में लॉन्च की गई बायो 3 नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और समानता के साथ जैव अर्थव्यवस्था लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस प्रारूप को सुंदर हाइब्रिड मॉडल कहते हुए विकेंद्रीकृत और समावेशी आउटरीच की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप शुरू करना आसान है, लेकिन इसे चालू रखना मुश्किल है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $5,837 मिलियन है। बताते चले कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यमन गणराज्य ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भारतीय बासमती चावल का आयात किया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $4,470 मिलियन है। बता दें कि भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात बेनिन, गिनी, टोगो, कोटे डिआइवर और वियतनाम को किया है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की कुल पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,490,74,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,378,25 टन की तुलना में 112,49,000 टन की बढ़त को दर्शाता है। मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है, लेकिन 7 जुलाई के दिन ज्यादातर मंडियों में धान की सीमित आवक देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक कर्नाटक की हलियाल मंडी में सोमवार के दिन धान का भाव रहा 2,350 रुपए। राज्य की ही कलघट की मंडी में धान 2,210 रुपए पर बिकी। केरल की पुल्लपल्ली मंडी में धान का भाव रहा 2,460 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की पचपेवड़ा मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2,400 रुपए पर हुए। गर्मियां आते ही मंडियों में नींबू के दाम में बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू के भाव किस तरह रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दामनगर मंडी में बीते शनिवार नींबू का भाव रहा 1,125 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,200 रुपए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान नींबू के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 7 जुलाई को नींबू 5,000 रुपए पर बिका। राजस्थान की जालोर मंडी में 5 जुलाई को नींबू का भाव रहा 1,300 रुपए। 7 जुलाई को इसके सौदे 3,400 रुपए उछलकर 4,700 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को यहां की कैराना मंडी में नींबू का भाव रहा 6,150 रुपए, जबकि राज्य की ही गुलावटी मंडी में इस दौरान नींबू के सौदे 10,200 रुपए पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और मंडी भाव के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ क्षेत्र में धान और जूट के खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। यहाँ के किसान तैयार तिल की कटाई
और मूंगफली की खुदाई साफ मौसम के दौरान तुरंत कर लें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में धान और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। गन्ने के पौधों को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 पौधों को आपस में उनकी पत्तियों से बांध दें। गन्ने और फलों के पौधों को सहारा देने का काम करें। तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई समय पर कर लें ताकि बारिश या खराब मौसम में नुकसान से बचा जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम अवधि वाली उन्नत किस्म की धान की बुवाई करें। बुवाई के 20 से 25 दिन बाद तैयार नर्सरी की रोपाई का काम करें। बुंदेलखंड में अनुकूल मौसम को देखते हुए और मिट्टी में पर्याप्त नमी की स्थिति में बाजरा, तिल, अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई करें। बुंदेलखंड के किसान उन्नत किस्म की धान की नर्सरी तैयार करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्नत किस्म की अरहर की बुवाई करें। यहाँ के किसान बाजरा और जल्दी तैयार होने वाली उन्नत किस्म की कोदो की बुवाई जारी रखें। मध्य प्रदेश के ग्रिड क्षेत्र में सोयाबीन की बुवाई बारिश की वर्तमान अवधि तक टाल दें। बारिश रुकने के बाद सोयाबीन और बाजरे की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह पूर्वी मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन और मक्का की बुवाई फिलहाल के लिए रोक दें। धान की रोपाई भी अनुकूल मौसम में करें। खेतों से बारिश का अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। कपास की बुआई जून और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजीलिया में पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ब्राजील के पारंपरिक सांभा रेगे के प्रदर्शन ने पीएम के स्वागत को संगीतमय बना दिया। यूएई नौसेना बल के प्रमुख हुमैद मोहम्मद अब्दुल अल रेमीथी इस वक्त भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। पटना पुलिस ने चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पटना सिटी इलाके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों में शूटर उमेश भी शामिल है। पिछले 5 दिनों से अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और इसी कड़ी में मंगलवार को 7,541 तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ और अब तक इस यात्रा में 90,000 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र, असम और मेघालय में हल्की बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।